हेलो आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, ये क्या हुआ? हमने डिसाइड किया कि हम आपसे इंटरनेशनल लॉ पर सवाल करेंगे। और ये जो दुनिया है, ऐसे लग रहा है पहले रोज ही जंगों में जा रही है, और हमारी पाकिस्तान की दुनिया भी जो है वो रोज ही जंगों में जाना शुरू हो गई है। मतलब 2021 में जिस टाइम अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हुआ था, तो हम बड़े खुश हुए थे कि भाई पता नहीं, ये तो हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे। और अब चीजें इतनी इस नहज पर पहुंच गई हैं कि चाहे वो बीएलए का अटैक हो, चाहे जो सवात में इंसर्जेंसीज हुई, उसको जो है वो टीटीपी के साथ तो लिंक किया जा रहा है, लेकिन टीटीपी अफगानिस्तान की लैंड यूज कर रही है। एंड नाउ अलेजिडली पाकिस्तान अटैक्ड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अटैक किए हैं। और अब हम जो टॉक्स हैं, जो पहले दोहा में, और एंड राइट नाउ इट्स हैपनिंग इन टर्की, आई बिलीव। हम्म। So, what's happening? What's happening to the world? What's happening? How international law plays in here? What can you enlighten us with? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो अ, दुनिया में जो है वो जंगें थोड़ी ज्यादा होने लग गई हैं। और अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जो कि बिल्कुल हम इंटरनेशनल लॉ के लेंस में अगर बात करें, पॉलिटिकल या किसी और लेंस में बात ना करें, हिस्टोरिकल, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो राइज हो रहे हैं रिगार्डिंग स्टेट सॉवरेनिटी, रिगार्डिंग यूज ऑफ फोर्स, रिगार्डिंग नॉन स्टेट एक्टर्स, रिगार्डिंग स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यस, इनकी इन सब कॉन्सेप्ट्स की आज हमने एनाटॉमी करनी है, ऑब्वियसली विद यू, स्टेप बाय स्टेप। सो या, टेकिंग योर क्वेश्चंस। तो ये जो हम बात करते हैं यूज ऑफ फोर्स, तो हम्म। ये इन हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट इन इंटरनेशनल लॉज लेंस? ठीक है। अच्छा, हम अगर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की बात करें, चाहे वो जो आपको जनरल इंटरनेशनल लॉ है वो हो, या फिर आपका आईएचएल है जिसकी एप्लीकेशन जो है वॉरफेयर में होती है, जब हम इन लॉज को देखते हैं तो हम इसमें जो वॉर का इस्तेमाल है, स्पेशली अगर हम यूएन चार्टर देखें तो वहां तो वॉर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। और जो आईएचएल है वहां पे भी हम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो वॉर का टर्मिनोलॉजी भी जो है वो प्रैक्टिस से निकालने की कोशिश की गई। एक्चुअली हिस्टोरिकली अगर हम बात करें 1945 से पहले की, तो जो सॉवरेन स्टेट्स हुआ करती थी वो वॉर को एज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर स्टेट पॉलिसी यूज करती थी। यानी कि उनकी पॉलिसी थी कि भाई हमने वॉर करनी है, अपने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन अपने जो डेट्स हैं उनको भी, उनकी रिकवरी के लिए भी जंगों का इस्तेमाल किया गया। इसमें हम यूरोपियन इंटरवेंशन देखते हैं, कॉलोनियल वॉर्स वगैरह देखते हैं। इस प्रैक्टिस में को लेकर एक जो डेवलपमेंट हुई वो हम 1928 में देखते हैं, जिसको हम कहते हैं के लॉग ब्रायन पैक्ट, जिसको पेरिस पैक्ट ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। इस पैक्ट के तहत जो है, जो सिग्नेटरी स्टेट्स थी, उन्होंने रिनाउंस किया वॉर को एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर नेशनल पॉलिसी। ठीक है। लेकिन ये पैक्ट जो है वो अपनी इन्फोर्समेंट की मैकेनिज्म वीक होने की वजह से जो है वो ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर पाया। फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कयाम उसका होता है, एंड स्टेट्स जो है वो अडॉप्ट करती हैं अपना यूएन चार्टर। तो जब हम यूएन चार्टर, जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की जो है वो शुरुआत जो है वो यूएन चार्टर से होती है, काफी सारे स्कॉलर्स जो है ये आर्ग्यू करते हैं। तो यूएन चार्टर जो है वो अ, जो यूज ऑफ फोर्स है इसकी बात करता है। और वो क्या करता है, अपने आर्टिकल 2 सब आर्टिकल जो 4 है, उसमें वो कहता है कि जो यूज ऑफ फोर्स है वो अब एक रूल नहीं रहा, एक जनरल रूल नहीं रहा, बल्कि अब वो एक एक्सेप्शन बन गई है। यानी कि हम यूनाइटेड नेशन के कयाम तक, ये स्पेशली यूएन चार्टर के अडॉप्शन तक, हम देखते हैं कि वॉर्स का जो है वो सफर हम देखते हैं कि एज अ राइट स्टार्ट हुआ था, और इख्तिताम जो है वो एज अ क्राइम हो गया। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि स्टेट्स को कहा जाए कि भाई वो यूज ऑफ फोर्स जो है, इनके जंगों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अब ये जंगों का वो लफ्ज जो है वो, क्योंकि उर्दू में तो जंग जो है वो अलग होती है, लेकिन यहाँ पे यूज ऑफ फोर्स को ट्रांसलेट जंग करना जो है वो लीगली करेक्ट नहीं है। तो अब जब हमने यूएन चार्टर का देख लिया कि आ गया, एक कानून बन गया, लेकिन बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं इस
प्रोविजन में इटसेल्फ। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोविजन है वो कहती है यूज ऑफ फोर्स। अब किस तरह की फोर्स? फोर्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या वो इकोनॉमिक कोवर्जन भी है जो जो हम देखते आ रहे हैं? ठीक है, क्या वो कोई प्रेशर है? क्या वो उसमें साइबर वॉरफेयर जो है वो इंक्लूड होता है या नहीं? तो हम बहुत सारी स्कॉलरली डिबेट्स देखते हैं, रिसर्चेस देखते हैं जिसमें स्कॉलर्स ने इसको डिस्कस किया हुआ है। और स्पेशली जब हम यूएन चार्टर की जो ड्राफ्टिंग हिस्ट्री है, जब हम उसे देखते हैं तो वहां से एक सेंस निकलती है कि जब ये ड्राफ्ट किया जा रहा था तो जो बैक इन द माइंड चल रहा था वो काइनेटिक वॉरफेयर यानी कि काइनेटिक वायलेंस था। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये प्रोविजन है 2 सब आर्टिकल 4, ये आपका जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है या इकोनॉमिक प्रेशर है या फिर जो साइबर वॉरफेयर है, ये उनको कवर नहीं करता और सिर्फ काइनेटिक वायलेंस को कवर करता है। अब जो बाकी की चीजें हैं उनके लिए आप स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या सॉवरेन इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स या नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल्स जो है वो तो आप वायलेट कर सकते हो, वो एक अलग डिबेट बन जाती है। लेकिन यहाँ पे यूज ऑफ फोर्स जो है उसको हम नहीं कहेंगे। फिर एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है वो ये आती है कि जो लॉ है वो ये कहता है कि आपने यूज ऑफ फोर्स नहीं इस्तेमाल करनी अगेंस्ट द इंटेग्रिटी यानी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द अदर स्टेट या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर स्टेट। ठीक है, तो अब बड़े मजे की बात ये आ जाती है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उस फोर्स का क्या जो स्टेट अपनी कॉन्सेंट से अपने अंदर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि यूज ऑफ फोर्स की बात हो रही है ना। तो एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट बात करें तो जितना लीगल डिस्कोर्स और जो रिसर्च स्टडीज आती हैं, स्कॉलर्स की डिबेट्स आती हैं, तो वहां से मोस्टली इंक्लाइनेशन जो है वो इसी तरफ है कि यहाँ पर उस फोर्स की बात हो रही है जो अगेंस्ट एनी अदर स्टेट यानी कि आउटसाइड योर टेरिटरी, यानी कि आप किसी और स्टेट की टेरिटरी पर इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर वो फोर्स कवर नहीं होती जो आप अपनी टेरिटरी पर खुद इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स आजाद है। मतलब आपको पता है कि स्टेट्स के पास ये राइट है कि वो अपने मुल्क में होने वाली सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को जो है वो क्रश कर सके, इंसर्जेंसी, रिबेलियन, इस तरह की तमाम चीजों को जो है वो कर्ब कर सके। लेकिन इस सब में स्टेट के पास खुली छूट नहीं है, उस पर ह्यूमन राइट्स का लॉ अप्लाई होता है और आईएचएल अप्लाई होता है कंसिडरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टेट खुली नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली जो है ये प्रोविजन इस कंडीशन पर अप्लाई नहीं होती। अब जो तीसरी थोड़ा सा ग्रे एरिया आ जाता है वो आ जाता है कि जहां पर ये लॉ कहता है कि ऐसा कोई भी जगह, मतलब पहली बात तो ये कहता है कि आपने स्टेट यूज ऑफ फोर्स नहीं करनी किसी और कंट्री के खिलाफ, लेकिन जहां पर आपका सेल्फ डिफेंस हो इनहेरेंट, जो आर्टिकल 51 में है जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। और दूसरा है कि जहां पर मतलब कोई ऐसे पर्पजेस के लिए आप इस्तेमाल करें वो एक्सेप्टेबल है जो कि आपके यूएन चार्टर के मतलब उसको कंप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से कुछ स्टेट्स ने जो है या कुछ स्कॉलर्स ने जो है वो शिक निकालने की कोशिश की ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डिबेट बनी, लेकिन उसको कभी किसी लॉ ने और बहुत ज्यादा स्टेट मेजोरिटी ने या किसी जूरिस्प्रूडेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने देखा 1999 में नेटो ने जो है युगोस्लाविया पर बॉम्बिंग की, रेजिंग के भाई हमने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की है जो कि बिल्कुल एन मुताबिक है कानून के, लेकिन इसको कोई ज्यादा स्टेट एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिली। तो टू जस्ट सम इट अप, जो इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ ये कहता है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने बाकी स्टेट्स की टेरिटरी पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्शन एज एन एक्सेप्शन इस्तेमाल कर सकती हैं, और वो एक्सेप्शन जो है वो सेल्फ डिफेंस है। वेरी इंटरेस्टिंग आयशा। और आई आई लाइक हाउ हम किस तरह से अल्फाज से खेलते हैं अपना मतलब पूरा करने के लिए। एंड आई फील कि यही हो रहा है अभी भी, कि अल्फाज से खेला जा रहा है मतलब पूरा करने के लिए, बिकॉज नोबडी इज सेइंग कि हम यूएन को नहीं मान रहे, या हम जो हम्म। ऑफिशियल ऑफिशियली कोई नहीं कह रहा है कि वी आर वायलेटिंग द यूएन चार्टर, बट वी सी के वॉरफेयर तो दुनिया में हो रहा है। तो हाउ डू हम्म। स्टेट्स जस्टिफाई इट देन? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल कोई भी स्टेट जो है वो ऑफिशियली नहीं कहती कि भाई जो करना है कर लो, हम तो करेंगे जब। ठीक है, सब लोग जो है वो वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं। टोटली एग्री विद यू। तो हम एक्सक्यूजेस की बात करते हैं कि स्टेट्स जो है वो सब
एक्सक्यूजेस क्या इस्तेमाल करती हैं। तो एक्सक्यूजेस के गेम में जो सबसे पहला, जो सबसे हाईलाइटेड एक्सक्यूज है, जो तमाम स्टेट्स जो है वो इवेंचुअली यूज करती हैं, वो है सेल्फ डिफेंस का, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। हम्म। सेल्फ डिफेंस जो है वो यूएन चार्टर ही देता है अपने आर्टिकल 51 में, जो वो कहता है कि जो स्टेट्स हैं, मतलब मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो स्टेट्स हैं, उनके पास इनहेरेंट राइट है इंडिविजुअल या कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का। अब इंडिविजुअल से मुराद ये है कि मुझ पर अटैक हुआ है तो मैं अपना डिफेंस खुद कर रही हूँ, और कलेक्टिव से मुराद ये है कि मैंने अपने दो चार दोस्त बुला लिए कि बहन पे अटैक हो गया तो चलें भाई अब हम डिफेंड करते हैं, तो मतलब नेटो। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं, अच्छा ये जो टर्म है कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, इससे ग्लोबल साउथ की बहुत ज्यादा स्टेट्स वैसे भी बहुत नाखुश रही, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक अनजस्ट सा रूल है कि भाई ये अटैक आप पर हुआ और आप बदला लेने, अपनी मतलब बदला तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन डिफेंड करने जो है वो काफी सारे लोग आ गए। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब ये ड्राफ्टिंग चल रही थी तो बैकग्राउंड में वो नेटो वाली चीजें जो है वो थी, एग्जिस्ट करती थी। और उसके बाद हमने 2001 में जब यूएस इन्वेजन हुई अफगानिस्तान में, तो वो नेटो बैक ही थी और उसको यूएस ने कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस ही बोला था। ठीक है। तो बिल्कुल सेल्फ डिफेंस की बात आ गई कि सबसे पहले तो स्टेट्स कहते हैं कि हमने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। लेकिन अगर हम बिल्कुल, हम क्योंकि कानून की बात करें, तो हम अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें तो बड़ी ही नॉन्स्ड किस्म की वर्डिंग जो है वो कानून इस्तेमाल करता है। पहले तो वो कहता है कि मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। ठीक है। और ये उनका इनहेरेंट राइट है। लेकिन बड़े मजे की टाइमिंग सेट करता है कानून। वो कहता है कि आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट तब है जब आप पे एक्चुअल आर्म्ड अटैक हो गया है। कानून एक्सप्लिसिटली कहता है एन एक्चुअल आर्म्ड अटैक अकर्स। ठीक है। ये बड़ा ही एक डिबेटेबल सी चीज है, और अब जाके प्रैक्टिस में ये चीज काफी ज्यादा चेंज हो गई है। लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम बिल्कुल लॉ पर फोकस करें, जो लिखा है, जो रिटन है, कॉडिफाइड है, तो उसमें एक एक्चुअल आर्म्ड अटैक की बात हुई है। और एक बड़े मजे की बात है कि ये जो आपके पास राइट है टू डिफेंड योर सेल्फ, इट मीन्स कि आप पर अटैक हो गया है, यू आर अंडर एन अटैक, तो आपने अब अपने आप को डिफेंड करना है। लेकिन जो आपका ये डिफेंड करने वाला राइट है, अगर हम कानून की बात करें, तो ये कहता है कि तब तक आपके पास ये राइट है जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इंटरवीन नहीं कर लेती और मेजर्स नहीं लेती। ठीक है। अब वो मेजर्स क्या है, वो लॉ जो है वो डिफाइन नहीं करा, सीज फायर का या फिर जो अटैक जो स्टेट है उसको फोर्स के थ्रू रोकने का, ये लॉ डिफाइन नहीं करा। लेकिन इसका मतलब है कि अगर आपकी यूएनएससी जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद भी अगर आपने अटैक जारी रखा, तो वो सेल्फ डिफेंस से निकल के जो है वो रिटेलिएशन में चला जाएगा, रेप्रिजल में चला जाएगा, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, विच इज इलीगल। ठीक है। एक कॉमन डिस्कोर्स में, जो एक ट्रेडिशनल लीगल डिस्कोर्स है, उसमें इलीगल है। तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी लॉ ने जो है वो फिक्स की हुई है, और जो है वो लॉ ने आपको वो लिमिटेड सा अटैक दिया है। फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी की भी बात करता है, नेसेसिटी की भी बात करता है कि भाई की, और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखी कि एक आईसीजे का एक जजमेंट था निकारागुआ केस में, और वहां पे बड़े मजे की बात आईसीजे ने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी समझने के लिए सबको, कि आर्म्ड अटैक क्या है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके बॉर्डर, जैसे हम देखते हैं अपने एलओसी में दो चाहे फायर चल गए, तो आपने बदले में उनपे बॉम्ब नहीं फेंक देने। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो आर्म्ड अटैक नहीं है, जो फ्रंटियर में आपकी डिस्टरबेंस चल रही है, ठीक है, वो हम उसको आर्म्ड अटैक नहीं कहेंगे। आर्म्ड अटैक जो है वो थ्रेश होल्ड पर बेस्ड होता है, और प्रॉपर जो है वो स्टेट जो है वो या तो एक्सप्रेसली डेक्लेरेशन ऑफ वॉर करती हैं, या वो ऐसा अटैक करती हैं, इस नोयत का करती हैं, जो अपने अंदर खुद ये गवाही दे रहा है कि मैं अब एक डेक्लेरेशन ऑफ वॉर हूँ। कि आपने प्रॉपर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर, गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट्स ने आपने प्रॉपर बॉम्बिंग शुरू कर दी, थ्रेश होल्ड जो था अटैक का वो बहुत ज्यादा था। तो ये चीजें बताएंगी कि ये एक आर्म्ड अटैक है जिसके अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस करने के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं। तो लॉ ने तो बहुत ज्यादा नापा तोपा सा स्कोप दिया है स्टेट्स को। अच्छा, एक तो ये तो आपका हो गया कि सेल्फ डिफेंस स्टेट ने ले लिया एक्सक्यूज, और सेल्फ डिफेंस की भी जो आगे लिमिटेशंस हैं, वो किस तरह से स्टेट फॉलो कर रही है या नहीं, लेकिन लॉ जो है वो लिमिटेशन सेट कर रहा है। उसके बाद ये जो स्टेट्स हमने बात की कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को स्टेट्स ने जो है वो रेज करने की कोशिश की, हमने यूगोस्लाविया की बॉम्बिंग की भी बात की। लेकिन ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एज आई मेंशन बिफोर, ये ना आईसीजे ने जो है वो एक्सेप्ट की, ना स्टेट्स ने यूनानिमसली या बहुत ज्यादा मेजोरिटी में इसको कुछ एक्सेप्टेंस नहीं दी। ये कंट्रोवर्शियल ही रही है।
ठीक है। और जो तीसरी है वो बड़े मजे का एक कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा जो सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की इन्वॉल्वमेंट को, इसका मतलब उसमें उन्होंने कहा कि भाई आपने अपनी फोर्स जो है वो किसी और टेरिटरी पर क्यों इस्तेमाल की। तो उन्होंने कहा कंसेंट से, यानी कि होस्ट स्टेट ने हमें कंसेंट किया कि आप आए और हमारी टेरिटरी पर अपनी फोर्स जो है वो यूज करें। अब यहाँ पे कंसेंट कैसे ली गई, कोर्स थी, क्या वो बिल्कुल फ्री विल थी, ये तो फिर आपको पता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएंगे। लेकिन लॉ ये कह रहा है कि अगर हाँ कंसेंट से अगर किसी ने वाकई अपनी स्टेट पर किसी को बुलाकर आर्म फोर्स यूज करवाई है तो वो ऐसे ही कंसिडर होगा जैसे जैसे उसने खुद की है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो क्या एक्सक्यूजेस इस्तेमाल करती हैं और कैसे जो है वो यूज ऑफ फोर्स जो है वो करती हैं। मेनली जो स्टेट्स का आर्ग्यूमेंट रहता है वो सेल्फ डिफेंस पर ही रहता है, जो हम मेनली रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में देख रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया को हो, चाहे वो इसराइल का हो, गाजा का हो, चाहे वो ईरान के साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो। पिछले दिनों महीनों में कुछ पाकिस्तान और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। अच्छा, एक चीज जो है मैं यहाँ पे वैसे ही ऐड करना चाहती हूँ कि लॉ जो कहता है वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद आपका सेल्फ डिफेंस का राइट जो है वो रुक जाएगा। लेकिन एक चीज मैं देख रही थी, जब मैं इसी के बारे में देख रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि अभी इस साल में पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है उसके दो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और वो प्रॉपर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। जो अगर हम इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो अप्रैल के दौरान हुआ था और अभी जो अफगानिस्तान के साथ हुआ वो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की जो डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई करते हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में मैं सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पर गई, उनकी पब्लिक जो प्रेस होती है उस पेज पर गई कि कोई डिक्लेरेशन कोई स्टेटमेंट आई हुई है, लेकिन देयर वाज नथिंग, आई कोई थिंक वर्ड नहीं। यस। बिल्कुल हाँ, जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट को कंडेम किया हुआ था, पहलगाम इंसिडेंट को कंडेम किया हुआ था, लेकिन दो न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं उसके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल खामोश कोई बात। ऑन इट्स पब्लिक वेबसाइट। और उसके अलावा जो है वो मुझे शायद उन्होंने अब अपना वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, लेकिन उनकी वेबसाइट पर और तरह की चीजें मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर जब दो न्यूक्लियर स्टेट्स, फिर एक न्यूक्लियर स्टेट अगेंस्ट इट्स रोग गवर्नमेंट, आई वुड से वो कॉन्फ्लिक्ट पर है, उसके लिए भी कोई किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से नहीं आया। तो ये यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस और थ्योरी में बहुत ज्यादा गैप मिलता है। अच्छा आयशा, जब आपने डिफेंस की बात की और हम्म। मेरे ध्यान में फिर आपने गाजा और इसराइल वाली सिचुएशन की बात की, और हम्म। ये बात कि भाई क्या वो जो एक्टिव वॉर है या मतलब जो एक्ट ऑफ एग्रेशन है, डज इट अमाउंट टू बॉम्बिंग समवन, और टू व्हाट एक्सटेंट कि आप जो है वो फिर रिटेलिएट कर सकते हो। हम्म। तो अगर हम इसको जस्ट टू स्मॉल क्वेश्चंस के अगर हम इसको इस नज़र से या इंटरनेशनल लॉ की नज़र से देखते हैं, तो डू यू थिंक कि जो हमास का एक्ट था, उस एक्ट पर जो रिटेलिएशन इसराइल की तरफ से हुई वो इंटरनेशनल लॉ में कहीं भी जस्टिफाई हो सकती है? वन, आई नो फॉर अ कॉमन सेंस इट फील्स लाइक नहीं हो सकती, बट समटाइम्स मुझे लगता है कि लॉज make you handicapped in ways. So I would want to see it only through the lens of international law rather than what we feel. And also, जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो सेल्फ डिफेंस देन इज preemptive and preventive. So हम्म। how do you define that, and how does that play out? हम्म। सही। पहले कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली आई एम नॉट द जज ऑफ दिस केस, लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट जो हम डिस्कशन देख रहे हैं और अभी जो आईसीजे का एडवाइजरी ओपिनियन भी आया है इसी कॉन्फ्लिक्ट पे, अगर हम सिर्फ अभी हमास और इसराइल की बात करें, देखिए जंग करते वक्त और जंग करने से पहले स्टेट्स को दो चीजें देखनी है, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। अभी उसने जंग नहीं की, उस पर अटैक हुआ है, तो उसे देखना है कि कितनी जरूरत है मुझे अपने आप को डिफेंड करने की। अगर वो नेसेसिटी ओवरवेलमिंग है तो उसने अपने आप को डिफेंड करना है। ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी भी उसने देखनी है कि अगर उस पर अटैक जो है वो एक ड्रोन से हुआ है तो उसने कितने चलाए। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है इस वक्त जो है वो वॉरफेयर, वो नुमाइश है असले की, वो नुमाइश है पावर की। ठीक है। It's आईएचएल a में आ जाए, market for the world to sell यस, their weapons. बिल्कुल। तो जब हम आईएचएल की बात करते हैं, इनकी अब जंग लड़ गई है, लग गई है,
ठीक है, तो आईएचएल अप्लाई होने लग जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब वो क्या कहता है कि जब आपने एनिमी पर अटैक करना है या अपने आप को डिफेंड करना है, तो आपने देखा नेसेसिटी, कितना फोर्स यूज करनी चाहिए मुझे। जंग में अपना दिफा का मकसद जो है वो, जो दुश्मन है उसका खात्मा नहीं है, उसको कमजोर करना है। ये लॉ, वो कहते हैं ना कि सब कुछ जायज है मोहब्बत और जंग में, नहीं, जंग में सब कुछ जायज नहीं है। ठीक है, आपने अननेसेसरी सफरिंग नहीं देनी, एनिमी को सफाई हस्ती से मिटा नहीं देना, सिर्फ उसको इतना वीक कर देना है कि वो आपके मुकाबले में जो है वो विन ना कर जाए। ठीक है, और अगेन नेसेसिटी देखी और प्रोपोर्शनैलिटी देखी भाई, कि भाई वो आप पे नेजर चला रहा है और आप उस पे एटम बॉम्ब गिरा रहे हो, तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल किसी किस्म की बराबरी नहीं रख रहे हो। तो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन जो है वो जवाब दे देती है कि कौन मेक सेंस। क्या कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यस, प्रिवेंटिव एंड प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, बहुत ज्यादा डिबेट होती है इस पर इंटरनेशनली, स्कॉलर्स बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस क्या है? अच्छा, हमने आर्टिकल 51 में देखा कि उसकी वर्डिंग पे जब हमने गौर किया तो उसने कहा कि भाई जब आर्म्ड अटैक आप पर एक्चुअली हो गया है। ठीक है, अब आप देखें कि आपको पता है कि जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है वो, या जो लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, और वर्ल्ड सिक्योरिटी जो है वो आजकल का एक रियल डायलेमा है। तो आपको सैटेलाइट से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस आपकी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। ठीक है, और आपको पता चल जाता है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अटैक्ड। ठीक है, आप सैटेलाइट मूवमेंट देख रहे हो, किसी ने जो है वो आपकी तरफ लॉन्च कर दिया है मिसाइल और वो कुछ देर में आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस सूरत हाल में आप वेट करोगे कि आप पर अब अटैक होगा तो आप अपना डिफेंस करोगे, या फिर आप जो है वो पहले से ही दुश्मन को कमजोर कर दोगे कि वो आप पर अटैक करे ही ना। यहाँ पर आ जाती है इंटरनेशनल लॉ की एक डिबेट। ठीक है, तो अगर हम आईसीजे देखें और यूएन चार्टर देखें, इस इन दोनों में तो मतलब आईसीजे के अभी तक के जो डिसीजंस आए हैं उनमें तो फिलहाल तो स्पेस नहीं मिलती प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस की। आ, लेकिन अगर हम एक कस्टमर इंटरनेशनल लॉ देखें तो वहां पर हम एक कैरोलाइन डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, जो कि कैरोलाइन इंसिडेंट से आती है, जिसमें जो यूएस थे उन्होंने जो ब्रिटिश फोर्सेस का उनके यूएस के बॉर्डर पे जो रेड था उसको प्रोटेस्ट किया। ठीक है भाई, कि दे वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अटैक्ड। ठीक है, तो यहाँ से एक कस्टमर इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ठीक है, आपको पता है कि आप पर अटैक होने वाला है, तो आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब वो कैरोलाइन डॉक्ट्रिन जो है वो खुली नहीं कहती कि भाई आपको लग रहा है, आपका ये गट फीलिंग है जी भाई मेरे पे तो अटैक होने वाला है, नहीं। वो अटैक बहुत इमिनेंट हो और ओवरवेलमिंग हो और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू डिफेंड योर सेल्फ बाय अटैकिंग देम। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली ये सब चीजें तो अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन लॉ ने जो है वो एक लिमिट लगा दी है कि आपने इस तरह के फैक्टर्स, इमिनेंसी ज्यादा होगी तभी आपने जो है वो अटैक करना है इन योर डिफेंस, अदरवाइज जो है वो आप फर्स्ट अटैकर नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगर हम इसको सम करें तो कस्टमरी रूल तो कह रहा है कि भाई आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस जो है वो ले सकते हैं, और आईसीजे और यूएन चार्टर जो है वो कहता है कि आप नहीं कर सकते। और जो स्टेट प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी इंक्लाइंड है प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस की तरफ। हमने ये देखा है, जो 1967 में सिक्स डे वॉर हुई थी इसराइल की अरब कंट्रीज के साथ, उसमें इसराइल ने जो है वो प्रिवेंटिव जो है सेल्फ डिफेंस क्लेम किया था व्हेन ही अटैक द अरब कंट्रीज। और उसने कहा कि भाई जो अरब कंट्रीज हैं वो अपना कोalition बना रही हैं और एक जगह पर अपनी फोर्सेस जमा कर रही हैं, तो भाई वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अटैक्ड। और इसराइल के इस फर्स्ट अटैक को जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से, काफी सारी स्टेट्स की तरफ से एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुई थी। तो इंटरनेशनल लॉ में जहाँ पे लॉ कोडिफाइड ना हो तो वहां पर एक लेवल किसी एक्ट की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को मेजर करने का ये भी होता है कि कितनी स्टेट्स की तरफ से इसको एक्सेप्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की बात करें, प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस की जो बिल्कुल सादा सी एग्जांपल है वो जो अभी इसराइल ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो ईरान में अटैक किए थे, और उसके अलावा जो है वो 1981 में भी उसने ईरान के न्यूक्लियर जो थे रिएक्टर्स उनको अटैक किया था। आपके इराक में यूएस ने जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के आड़ में जो है वो अटैक कर दिया था, और क्या क्लेम किया था, क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। अभी प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस मतलब ये कि भाई हमें फ्यूचर में बहुत खतरा है कि हम पे अटैक हो जाएगा, तो इससे पहले कि दुश्मन अपने आप को मजबूत करके हम पे अटैक कर दे, हम उसको मजबूत होने से पहले ही गिरा देते हैं। इस एक्ट को जो है वो यूनिवर्सल
यूनिवर्सली अभी तक स्टेट्स की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। लॉ में तो, यूएन चार्टर में तो वैसे ही एक्सेप्टेंस नहीं है, और ना ही आईसीजे की किसी भी किस्म के वर्डिक्ट में, डिस्कशन में, एडवाइजरी ओपिनियन में इसको किसी भी किस्म की जो है वो एक्सेप्टेंस मिली है। तो आयशा, अगर हम स्टेट से हटकर बात करते हैं, अगर हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि हम्म। अभी तालिबान वाली जो सिचुएशन है, तो फिर लॉ उनके बारे में क्या बात करता है? और फिर जब हम ये देखते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स कोई स्पेसिफिक अगर टेरिटरी यूज कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हम यूज ऑफ फोर्स को कैसे देखेंगे, सेल्फ डिफेंस को कैसे देंगे? कि आई टोटली हम्म। अग्री टू द फैक्ट कि अफगानिस्तान इज डिनाइंग द प्रेजेंस ऑफ तालिबान इन देयर टेरिटरी, बट वी ऑल्सो सी दैट द कंट्री इज रन बाय तालिबान. सो हाउ डू वी सी दैट? Where does the host state, host country stands in that condition? बिल्कुल। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर, सबसे पहले तो उनकी एक इंट्रोडक्शन या उनका तारुफ ये है कि ये वो एक्टर्स हैं जिनको कोई स्टेट बैक नहीं करती। दे वर्क ऑन देयर ओन, ठीक है, जिसमें अलकायदा है या तालिबान है, जैसे टीटीपी, नॉट अफगान तालिबान, टीटीपी है, जैसे कि बीएलए है, ठीक है, जैसे आईएसएस है, खुरासान वगैरह वगैरह। इस तरह के तमाम जो एक्टर्स हैं, हमें इनका ज्यादा पता है क्योंकि ये हमारे इलाकों में इन्होंने काम किया है, ठीक है। उसके अलावा आपको यूरोप में भी बहुत सारे मिल जाते हैं, अमेरिका में बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वो एक्टर्स हैं जो बिना किसी स्टेट की बैकिंग के अपने ओन पर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो यस, देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, यूएन चार्टर की बात करें, तो एक बिल्कुल एक डायलेमा ये है कि ये जो डिबेट हुई है, जैसे हमने वर्डिंग की बात की, जैसे हमने आर्टिकल 2 की बात की, आर्टिकल 51 की बात की, तो आपने बिल्कुल देखा एक्सप्लिसिटली स्टेट्स की बात हुई है कि स्टेट ने यूज ऑफ फोर्स नहीं करनी, इस्तेमाल स्टेट ने यूज ऑफ फोर्स कब इस्तेमाल करनी है, और स्टेट के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। अब यहाँ पे किसी नॉन स्टेट एक्टर की बात नहीं हुई। हम्म। तो क्योंकि आपको पता है, हम जैसे कि कह रहे हैं कि जो ग्लोबल लैंडस्केप है ये चेंज हो गया, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिल रही है ज्यादा, और आपको जो है वो टेररिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या स्टेट के पास ये राइट है कि वो अपना अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी और स्टेट की टेरिटरी में चली जाए उन एक्टर्स के पीछे जो कि क्रॉस बॉर्डर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसको लेके हम शुरुआत करते हैं यूएन चार्टर की। यूएन चार्टर में तो हमने पहले ही बात कर ली कि स्टेट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, यानी कि यू कांट फाइंड एनी स्पेस फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स। उसके बाद हम आते हैं आईसीजे के वर्डिक्ट्स में। इसमें निकारागुआ का केस जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हुई थी, लेकिन उसने इस केस में एक टेस्ट आ गया था कि स्टेट ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी और स्टेट के पास यूज ऑफ फोर्स, उसकी टेरिटरी में यूज ऑफ फोर्स तब करनी है जबकि जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दे आर एक्चुअली इफेक्टिवली कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड बाय द होस्ट स्टेट। अगर सिर्फ एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि अगर ये प्रूव हो जाए कि जो अफगान तालिबान है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं जो टीटीपी हैं, तो उस सूरत में अकॉर्डिंग टू दिस केस यहाँ पर क्वालिफिकेशन बन जाती है कि यस, स्टेट जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस इस स्टेट की टेरिटरी में एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है। Interesting. और बल्कि आईएचएल में तो वो फिर बेलिजरेंट ही बन जाती है, वो स्टेट ही जो इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और एक टैटिक केस था 1999 का, जो फॉर्मर यूगोस्लाविया के जो वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स थे, उनमें ये बात की गई थी कि भाई अगर स्टेट जो है वो फाइनेंस भी कर रही है ना, और इक्विप भी कर रही है ऐसे ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज भी कर रही है, तो स्टेट जो है वो, इसका मतलब है कि वो नॉन स्टेट नहीं है, वो स्टेट के एजेंट्स है, ठीक है। तो हम जूरिस्प्रूडेंस में तो देख लेते हैं कि ठीक है, मतलब इसमें होस्ट स्टेट का कंट्रोल होना जरूरी है। निकारागुआ केस में ये भी कहा कि भाई मेयर प्रेजेंस ऑफ योर नॉन स्टेट एक्टर्स इन सम अदर स्टेट टेरिटरी, ये आपकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई आपने उस स्टेट में जाके अटैक कर देना है जस्ट बाय देयर मेयर प्रेजेंस, ठीक है। आपने ये प्रूव करना है कि जो होस्ट स्टेट है वो उनको एकोमोडेट कर रही है, ठीक है। तो अब लेकिन जो स्टेट प्रैक्टिस है वो चेंज हुई, आपने देखा 2001 में 9/11 के बाद, ठीक Yes. है। क्योंकि जब वहां से यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो ये वाला इस्तेमाल करना शुरू किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने हम पर अटैक किया, ठीक है। Yes. और वहां से हमने बुश डॉक्ट्राइन भी देखी कि जिसमें कह रहे हैं कि जो होस्ट स्टेट है वो अनविलिंग टू, मतलब अनविलिंग टू कंट्रोल देम है या अनविलिंग टू टेक एक्शन है, तो Yeah. इसलिए अब हमने अपना डिफेंस जो है वो खुद ही वहां जाकर करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो यूएन, जो आपकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है,
उसने भी अपने रेजोल्यूशंस के थ्रू जो है वो एक्सेप्टेंस दी और कहा कि यस, स्टेट्स कैन इन्वोक देयर राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। तो यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर्स की जो है उनके खिलाफ अपना सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करने की जो है वो डॉक्ट्राइन जो है वो थ्रू स्टेट प्रैक्टिसेस जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई। तो कुछ स्कॉलर जो हैं अब, एक केस है इंटरनेशनल लॉ का, कर्फू चैनल केस, उसमें जो है वो स्टेट रिस्पॉन्स, अगर हम कहते हैं कि ठीक है, अगर ये जो डॉक्ट्राइन है कि आप कह रहे हो कि भाई नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ अपने सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए इन केस, तो फिर इसका मतलब है कि हर स्टेट जो है वो खुली है। ठीक है, वो तो आप प्रॉक्सी वॉर्स जिसको कहते हैं कि स्टेट्स आर फ्री टू इंगेज इनटू प्रॉक्सी वॉर्स। लेकिन यहाँ पे जो कर्फू चैनल केस है वो कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपनी जो टेरिटरी है वो किसी और स्टेट के अगेंस्ट नहीं यूज होने देनी। इनके एक की स्टेट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो हम लॉ में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह कोर्ट्स जो हैं और जो पेपर है, जो ट्रीटीज हैं, जो कोडिफाइड लॉज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चीजें ना जाएं, जंग की तरफ ना जाए। लेकिन आप देखते हैं कि स्टेट प्रैक्टिस जो है वो चेंज कर रही हैं इन प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यस, नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ जो है वो जो स्टेट्स अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर रही हैं उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, कुछ स्टेट्स की तरफ से, कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनकी तरफ से नहीं मिल रही, लेकिन एक ज्यादातर आई वुड से कि शायद मिल रही है। आयशा, बस हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और जब हम रिटालिएशन को देखते हैं तो हम हम्म। व्हाट इज रिटालिएशन, व्हाट डज इंटरनेशनल लॉ सेज अबाउट इट, एंड इस ये जो गेम ऑफ डिफेंस है, यूज ऑफ फोर्स है, फिर उसमें रिटालिएशन कहाँ पर अपना पार्ट प्ले करती है? ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में रिटेलिएशन को रेप्रिजल्स के नाम से भी बोला जाता है। और ये जब हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे, हमने तभी इसको थोड़ा सा हवाला दिया था कि जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरवीन किया, मेजर्स लिए, उस स्टेप के बाद आपका जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है वो रुक गया। अब अगर आपने अपना डिफेंस जो है वो कंटिन्यूड रखा, जो कि स्टेट अब रखती है क्योंकि वो कंटिन्यूइंग डिफेंस डॉक्ट्रिन का सहारा लेती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ में अगर आपने तब भी अपना जो डिफेंस है वो कंटिन्यूड रखा, तो हम कहेंगे कि ये आपने रिटेलिएट किया है, ये रिप्रेजेंट किया, विच इज इलीगल इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अगर आप क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप यूएन चार्टर की तरफ जाएं तो वो तो कह रहा है कि यूज ऑफ फोर्स करनी ही नहीं है जब तक आप पे ओरिजिनल जो है वो आर्म्ड अटैक अकर नहीं हो रहा। और आगे से आर्टिकल 51 जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि कब आपने यूज ऑफ फोर्स करनी है और कब छोड़ देनी है। करनी है। ठीक है, उससे आगे आपने एक्सीड किया तो वो दोबारा यूज ऑफ फोर्स वाला क्राइम बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपने टू पनिश द अदर स्टेट, आपने रिटेलिएशन नहीं करनी कि भाई आप पे हमला हुआ जी, अब आपने मुड़ के हमला कर दिया अगले दिन। ठीक है, Yeah. जैसे हम क्रिमिनल लॉ में बिल्कुल इससे एग्जैक्ट मैच नहीं करता, लेकिन क्रिमिनल लॉ में भी हम देखते हैं कि डिफेंस वो है जो आपने अपना बचाव करने के लिए किया। जब आपने अगले दिन जाके मुजरिम को जो है वो स्टैप करके मार दिया, तो वो आपकी तरफ से भी डबल मर्डर का चार्ज लगेगा, सेल्फ डिफेंस का चार्ज नहीं या लगेगा। इवन ट्रेस पार्सिंग के इशू में भी आप पहले बंदे हम्म। की टांग पे गोली मारे, हम सीधा उसके हेडशॉट मार के उसे कत्ल ना बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम प्रेसिडेंट्स की बात करें तो चाहे वो निकारागुआ वाला केस हो या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वर्सेस युगांडा का केस हो, वहां पे भी कोर्ट्स ने यही कहा कि जो रेप्रिसल्स हैं दे आर प्रोहिबिटेड। लेकिन यही डिस्कशन जो है वो मैं देख रही थी स्कॉलर्स के बीच में कि कैसे अब जो स्टेट प्रैक्टिस है, देखिए आपने देखा होगा कि स्टेट्स कहती हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हमने रिटेलिएट किया। वैसे तो वो इंटरनेशनली जो लॉ लीगल डिस्कोर्स में तो वो कंटिन्यूएड सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं कि हम पे अटैक चल रहा था और अभी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमने सेल्फ डिफेंस में ही की। और जैसे हमने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की हमने कहाँ ही इंटरवेंशन देखी है, ठीक है, क्या मेजर्स ले लिए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो तो आर्टिकल 51 की जो कंडीशन है वो तो फुलफिल ही नहीं हो रही। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो स्टेट प्रैक्टिस है ना, वो इस पूरे आइडिया को, इस पूरे लॉ को जो है वो इस वक्त शेप कर चुकी है, स्पेशली द लॉ रिलेटेड टू आपका सेल्फ डिफेंस, आपका ये रिटेलिएशन एंड लॉ रिलेटेड टू योर नॉन स्टेट एक्टर्स। इसको स्टेट प्रैक्टिसेस ने इस वक्त बिल्कुल चेंज कर दिया है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म विच वाज प्रेजेंट इन द यूएन चार्टर। आई होप आई एम क्लियर। यू आर वेरी क्लियर आयशा, थैंक यू सो मच। बस मैंने कहा थोड़ा सा हम इसको लॉ लॉ से हटके, आपको क्या लगता है अब क्या बनेगा टर्की में, और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं किस नहज पर पहुंचेंगे अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान?
मैं पॉलिटिकल इतनी माहिर नहीं हूँ। वो मैंने मेरी न्यूज फीड में फैसल वराइज साहब की वीडियो आ रही थी कि टॉक्स आर इन पैरल। तो मैं अभी फ्री होकर देखूंगी कि क्या बना है टॉक्स का। चले अभी तक लेट्स सी। सुबह तक की मेरी जो थी न्यूज थी वो मैं देख रही थी, जरा हटके प्रोग्राम देख रही थी, तो वहां पर एनालिसिस हो रहा था कि फिलहाल जो है वो शायद पॉजिटिविटी हो, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अभी मेरी न्यूज फीड में अलग थंबनेल चल रहा है। तो आई आई थिंक विल इट्स चेक दैट। रियली हाई टाइम के तालिबान भी ये बात समझे, अफगानिस्तान के करता धरता बिल्कुल। के दे, अगर वो चाहते हैं कि दुनिया उनको एज अ स्टेट एक्सेप्ट करे, तो वो अब अपनी जरा चीजों को बदलें और एक नई उभरती हुई दुनिया के हिसाब से भी जो है वो सामने आए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब स्टेट्स को जो है वो सिविलाइज्ड वे में बिहेव करना चाहिए, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे खिते की स्टेट्स को जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो खत्म करने चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट। इंडीड इंडीड, आई थिंक पूरे खत्ते की सलामती और बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ बिल्कुल। पर अमन कायम। We एग्जैक्टली। have lived in the state of war for so long, और मुझे यस। लगता है कि ये आने वाली नस्लों के ऊपर हमें यही पुराने बिल्कुल बोझ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। आयशा। आई होप कि वी कंटिन्यू दिस एंड हम दोबारा हाँ। जो है वो दुनिया में कुछ बेहतर जो है वो ऐसी चीजें हों कि हम उनके ऊपर बात करें, और ये बात जारी रखें ताकि कहीं ना कहीं लोगों के पास लॉ का पर्सपेक्टिव और लॉ की बिल्कुल। समझ जो है आपके जरिए से आती रहे। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ टुडे।